Okay, when I got admitted into UT, I was a bit worried that I don't know that how the UT computer science department was gonna be like. It's an engineering university mainly, so I was really a bit worried about this fact. But when I got admitted into it and I met some of the amazing teachers. क्योंकि आपको पता है ई-कैट के अंदर हमें सिर्फ MCQ सोल्व करने हैं, तो हमें पूरे टॉपिक की नहीं बल्कि फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जस्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछना है फातिमा कि अब यहाँ पर बच्चे इस तरह के हैं क्योंकि उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और ई-कैट के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन किस तरीके से साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। ये बेसिकली मैराथन वीडियो नहीं है, इसके अंदर हम लोग ई-कैट के बारे में कुछ ये आप पॉडकास्ट समझ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि भैया ई-कैट के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ई-कैट मैंने और फातिमा ने दिया है। ठीक है, हम दोनों में डिफरेंस ये है कि उन्होंने ई-कैट देकर यूईटी में एडमिशन लिया है, वहाँ पर पढ़ रही हैं, और मैंने ई-कैट का एग्ज़ाम दिया था, क्रैक भी किया था, लेकिन मैं यूईटी में नहीं पढ़ा। तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं बता सकती हैं कि किस तरीके से ई-कैट की जर्नी रही और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से हम फाइनली यूईटी में एडमिशन ले सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। पूरी जर्नी इनके ज़रिए हम लोग इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। तो मेरे जो ऑडियंस है वो इस टाइम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जो कि ई-कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उसके तरफ से कुछ भी वो चाहते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप स्टार्ट करें अपने बैकग्राउंड से एंड देन व्हाई यूईटी। Okay, so let me start with my background. First of all, I'm a second year computer science student at UET. And why UET? First of all, जब मैं एडमिशन करी थी तो मैंने एक यूनिवर्सिटी पे तो आप नहीं करते ना अप्लाई, आप कोशिश करते हो कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर अप्लाई करो। तो सेम विद मी, आई अप्लाइड विद ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड मेरा प्लान वैसे पास का था, बट आई थिंक आपको डेस्टिनी जहाँ लेके जाती है वहाँ जाना होता है। तो या आई थिंक UET वाला ऑप्शन डेस्टिनी पे था। दैट मेरा बेसिकली कंप्यूटर साइंस का सीन था, तो मैंने देखा कि कंप्यूटर साइंस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना ऑफ़र कराती हैं, उनमें क्या उनका रैंक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से करना चाहती हूँ। तो आई लुक्स थ्रू द जो भी स्टैटिस्टिक्स था, तो फास्ट मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ था, बट आई वाज लाइक स्टिक टू द प्लान कि मुझे ना कंप्यूटर साइंस में करना है, एंड UET में मेरा जो है वो कंप्यूटर साइंस में आ गया। तो या गो फॉर दैट। ठीक है, तो मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी तो डेस्टिनेशन होती है यूईटी, और आप कह रहे कि मेरी डेस्टिनी थी, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यानी कि अगर आपका फास्ट हो जाता तो आप फास्ट को चूज़ करते। Yes, maybe, but my parents and my brother, he was also a graduate from UET, so he also to ask me कि like यार because of the fact कि I have this kind of like mindset at that time, because मुझे लगता था कि UET ना इंजीनियरिंग के लिए है, बट आई वॉज लाइक कि कंप्यूटर साइंस के लिए पता नहीं वो कैसे होगी। तो दैट्स वाई आई वॉज प्रेफरिंग फास्ट एट दैट टाइम, क्योंकि आपको उस टाइम पे इतना अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह के। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग UET आई वेरी सेटिस्फाइड विद द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके, ठीक, गुड। तो अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो कि हमारा मेन पॉइंट है बेसिकली आज का, कि प्रिपरेशन ई-कैट की किस तरीके से। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ई-कैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि जिसने ई-कैट को क्रैक कर लिया ना, तो वो किसी भी जो हमारा यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है उसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं विद लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। तो आपने मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो ई-कैट की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी थी, यानी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने PGC में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे स्टेप जो इदारा है इस तरह किप्स का है, एक स्टार्स अकेडमी का है जो कि अच्छी तरह ई-कैट करवाते हैं। तो मैंने स्टेप से किया, आपने कहाँ से किया? सेम मैंने भी स्टेप से किया। आई एम ऑल्सो अ PGC स्टूडेंट। तो मेरा भी था कि लाइक उन्होंने उनका स्टेप का अपना बहुत अच्छा प्रिपरेशन सिस्टम है, तो आई ऑल्सो गो विद दैट। और हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो एज़ अब हम दोनों ही स्टेप के स्टूडेंट हैं, तो अंदाज़ा है कि वहाँ पर किस तरह से स्ट्रैटेजी और सारा सिस्टम होता है। तो मेरा भी वही सिस्टम था कि लाइक हम गए हैं तो मैं काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे प्रिपरेशन। हालांकि अभी तो लोग लाइक अभी 12th आपकी स्टार्ट हुई होती है, आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद वो स्टेप कर देते हैं, अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एट दैट टाइम लोगों को तो पता भी नहीं होता कि लाइक हमने अभी तो वो सब्जेक्ट्स वगैरह ही कर रहे होते हैं, लेकिन एट दैट टाइम आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन आई थिंक इट्स वॉज वेरी वेरी अर्ली आप स्टार्ट करते हो उतना बेस्ट होता है। अभी 1 मंथ रह गया, कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल गो फॉर इट। तो स्ट्रेटजीज में सबसे पहले यही कि आपको जो है ना अपने पास कुछ फॉर्मूलाज या कुछ सिस्टम्स बना लें, अपना एक पूरा सिस्टम बना लें कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आप गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी यही है कि आप सपोज़ कोई भी सब्जेक्ट पकड़े, उसके तमाम फॉर्मूलाज को जो है ना वो आप एक पेज पर जो है ना कवर अप करते जाएँ। हमारे टीचर्स ने भी यही कहा कि वो आते थे, लाइक 2 आवर का लेक्चर होता था एंड 2 आवर के लेक्चर में 3 to 4 चैप्टर्स वो करा देते थे। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी राइट इट ऑन अ सिंगल पेज। वो एक शीट बन जाती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको पता है कि ई-कैट में इतना टाइम नहीं होता। आई थिंक 100 MCQs होते हैं और आपके पास 100 मिनट्स होते हैं, तो आपके पास अराउंड 1 मिनट होता है एक MCQ को सॉल्व करने के लिए। एट दैट टाइम आपने उसमें फॉर्मूला भी देखना है, कौन सा फॉर्मूला आप लगेगा, आपने देखना है कि उसे सॉल्व कैसे करना है, और एट दैट टाइम आपने आंसर भी जो है ना वो लगाना होता है। तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप ये सोचें कि अच्छा कौन सा इस फॉर्मूला में वो कौन सा फॉर्मूला था। ये चीज़ें वहाँ पर नहीं की जा सकती। तो अगर आपने ई-कैट को जो है ना वो क्रैक करना है, तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूलाज पर जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे आपका फिजिक्स हो गया, अगर आप केमिस्ट्री है तो या गो फॉर इट। आई वाज एन आई के अब जो मैंने ICS किया है तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस था, तो कंप्यूटर साइंस पे वो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट आराम से हो जाता है। असल जो मुश्किल आती है ना वो आती है आपकी फ़िज़िक्स और मैथ्स में। तो मैंने जो है ना वो प्रेफर ये किया कि आप सेलेक्ट कर लें कि जो आपकी वीक पोर्शन है, जो भी आपको लगता है कि यार ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाले चैप्टर्स हैं, ये मुझे ना तंग करते हैं, ये फॉर्मूला मुझे तंग करते हैं, उस पर टाइम दे, डेली अपने ना डेडिकेट कर दे। लाइक अगर आप नहीं कहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट का नहीं ज्वाइन किया, तो आप 2 आवर्स हर सब्जेक्ट को दें। 2 आवर्स आपने फिजिक्स को दे दिया, 2 आवर्स आपने केमिस्ट्री को दे दिया, इस तरह से आप और उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो अपनी फॉर्मूलाज की चीट शीट बना लेनी है हर चैप्टर वाइज। उसके बाद आपने कोई भी अपना MCQs बैंक लेने, आप ऑनलाइन मिल जाता है। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के नाम से, और डिफरेंट हमारे जो है वो इंस्टीट्यूट पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से जो है ना वो प्रिपरेशन कर रहा है कि आप जो है ना वो मुझे कोई MCQs प्रोवाइड कर दें। तो अक्सर ये ना आपके इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे MCQs की मेरे पास अभी तक संभाले हुए हैं मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बड़ा अमेजिंग थिंग थी, और मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ज़रूर मैं ढूंढ के निकालती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ वहाँ के MCQs। और आपने जो चीट शीट बनाई है ना, अब उस चीट शीट के ज़रिए आपने जो है ना इन MCQs को सॉल्व करें। अगर आपके पास ओवरऑल है तो आप देखें कि अच्छा यार कौन सा MCQ था और कौन सा उस पर फॉर्मूला लग सकता है। हमेशा अपना टाइम ज़रूर रखें, टाइम नोट करें कि यार मैंने अब सपोज़ मैंने 10 मिनट्स लगाए हैं और इसमें इतने MCQs हैं, अब मैं देखता हूँ कि मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ। एवरी सिंगल डे जब आप टाइम नोट कर रहे होंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि एट दैट टाइम हमने ई-कैट में टाइम को भी और अपने MCQs हर चीज़ को एक बहुत ही प्लान के साथ लेकर चलना होता है। I think that's one of the strategies that I think I used mostly. ठीक है, मुझे यहाँ से समझ आई। जब मैं बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने सबसे पहले तो एक सेपरेट रजिस्टर रखना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने तो हर एक बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अलग है, उसके रजिस्टर्स डिफरेंट हैं, लेकिन ई-कैट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो रजिस्टर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। और हर एक के अंदर चैप्टर वाइज आप फार्मूलाज की चीट शीट बना सकते हैं, ठीक है, और ताकि प्रिपरेशन करते वक्त हमें सिर्फ, क्योंकि आपको पता है ई-कैट के अंदर हमें सिर्फ MCQ सॉल्व करने हैं, तो हमें पूरे टॉपिक की नहीं बल्कि उस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जस्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछना है फातिमा कि अब यहाँ पर बच्चे इस तरह के हैं क्योंकि उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और ई-कैट के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन किस तरीके से साथ कर सकते हैं? क्योंकि आपने बोला कि 2 आवर्स आप हर सब्जेक्ट को दें, लेकिन इन बच्चों ने अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करने हैं। हालांकि हमारे टाइम पर भी ऐसे ही था कि ई-कैट के एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हुए थे, लेकिन अब की बारी आप क्या कहना चाहोगे? हमारे पास 1-2 वीक्स के बाद था, आई थिंक 21 समथिंग था, आई थिंक हमारा 5 को ख़त्म हुए थे और 21 को था। तो या अब इसमें ये कर सकते हैं कि अब जब आपने प्रिपरेशन करनी है, सपोज़ आपने फिजिक्स के लिए कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो आपको आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उस टाइम पर आप जो है ना फॉर्मूलाज नोट करते जाएँ अपने, जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड के लिए, उसी टाइम में जो है ना वो आप चीट शीट ये वाला काम जो है ना वो कर लें। उसके बाद आप जो है ना वो मैं खुद यही करती थी, क्या कहते हैं, अब सही बात है MCQs हमने उसमें भी सॉल्व करने हैं इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स, और हमने जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स भी देखने होते हैं, क्योंकि अब मेरा था कि मुझसे रट्टा नहीं लगाया जाता, तो मैं हर चीज़ को ना कॉन्सेप्ट वाइज ले लेती हूँ। तो आप जब अपनी सॉल्व कर रहे होंगे, आपने जो भी चीट शीट बनाना है उस टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे होंगे, आपकी कॉन्सेप्ट भी ग्रिप हो रही होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स पे अपनी ग्रिप रखेंगे, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपकी दोनों तैयारी हो रही होंगी, एक आपकी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आप जो है वो MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो दोनों बोर्ड की भी और आपकी ई-कैट की भी तैयारी होती जा रही है। तो आई थिंक इस तरह से 2 आवर्स एक ओवरऑल सब्जेक्ट को देते हैं,
उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट्स पर क्लियर रखें, उसके जो है वो चीट शीट वगैरह बना लें। उसके बाद आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स दे दें अपने MCQs को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं जो कि सही समझते हैं कि ई कैट जो है, आप ज़रा उनको बताना कि ई कैट में आप कुछ याद करके जाते हो। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप एक चीज़ को रट्टा लगा कर जा रहे हो या याद करके जा रहे हो, आपका एक काम चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल चाहिए होता है, उनको कंटेंट चाहिए होता है। लेकिन ई कैट बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बोर्ड एग्जाम्स में और ई कैट में। हालांकि बुक सेम है, टॉपिक भी सेम है, लेकिन बोर्ड का कंटेंट जो बोर्ड में रिक्वायर्ड है और जो ई कैट के अंदर, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, यू आर कम्प्लीटली राइट। कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको फॉर्मूला आता हो, लेकिन आप जब MCQ देखेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा मेरे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। यानी कि कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा तभी आप जो है वो ई कैट करेक्ट कर सकते हो, वरना भूल जाएं। ठीक है, तो आपने सब कुछ ही बता दिया मुझे, हालांकि इसको मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया था। तो अब एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस क्या था आपका, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए? अब आपको पता है कि नेक्स्ट डे मेरा अब एग्ज़ाम आ गया, तो अब मैं क्या करूं? अब ऑन द एग्ज़ाम डे पर है तो पहले मैं इससे पहले था क्वेश्चन कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज आते हैं और एट दैट टाइम मैनेजमेंट की तो वैसे मैंने क्लियर कर दिया है वाला कि किस तरह से मैनेज करना है, कि अपने रोज़ ट्रैक करते रहना है कि कितना टाइम मुझे लग रहा है और क्या मैं अगर आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है एक MCQ को सॉल्व करने के लिए तो आपके लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। दूसरा ये कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फॉर मी मैंने तो ये किया था कि अल्लाह से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए इंसान। वैसे ही तो पेपर आते हैं तो इंसान वैसे ही ज़्यादा थोड़ी नमाज़ें पढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं वो चीज़ें। तो मेरा खुद यही था कि लाइक माई डैड ऑलवेज से कि हार्ड वर्क आपका काम है, बाकी रिजल्ट जो है ना वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। तो रिजल्ट के लिए फिर ऑब्वियसली आपको जो है ना वो जब आप अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं ना, आई थिंक कि आपको दिल में वैसी सुकून और वो परेशानी कम होती है। आई थिंक कि स्ट्रेस काम कम करने से आता है, ज़्यादा करने से नहीं आता। तो आई थिंक जब आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको खुद ब खुद जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपसे सॉल्व हो रहा होगा तो आप खुद आ रहा हो कि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मतलब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एक आप एम्प्टी माइंड के साथ आएंगे ना कि यार हो सकता है, नहीं हो सकता, तब स्ट्रेस ज़्यादा आपके लिए होगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप वो कॉन्फिडेंस ले सकें। फिर जो मेन क्वेश्चन है कि ऑन द एग्ज़ाम डे क्या करना है, तो आपने चीट शीट जो बनाई हुई है ना उसको रिवाइज़ करें कि कहते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि अब फॉर्मूलाज कुछ भी मिस्टेक नहीं कर सकते आप ऑन दैट डे। तो आपने अब प्रैक्टिस तो हो गई, जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो तो हो गई। अब मॉर्निंग में आपने ना अपनी आराम से उठें, प्रॉपर्ली स्लीप लें, यानी स्लीप ड्राइव होकर नहीं जाना। 6 आवर्स 8 आवर्स जो भी आपकी नींद है आप प्रॉपर्ली करके जाएँ, ताकि आप ये ना हो कि कैट में आपको नींद आ रही हो, आप उस टाइम पर माइंड भी, क्योंकि माइंड आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा एट दैट टाइम नीडेड होगी, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करना होगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था, आपका जो ई-कैट हुआ था वो कंप्यूटर पर हुआ था या फिजिकल हुआ था? नहीं, ई-कैट का उनका ई-कैट का सॉफ्टवेयर है UET का, वो हमेशा उसी पर होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो हुआ था? UET के अंदर ही होता है, मेरा तो UET के अंदर ही हुआ था। अच्छा, नहीं हमारा उन्होंने डिफरेंट जगह पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने किया था, इनके वर्चुअल यूनिवर्सिटी गए थे, उनके लैब्स में जाकर हमारा जो था वो शायद आपको बता देते हैं, आई थिंक जो अभी आपकी लोकेशन होती है वो तो क्या आपको ना लाइक जब रोल नंबर शीट टाइप आती है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका एडमिट कार्ड लाइक जो होता है ना लोकेशन जो, यस एडमिट कार्ड। ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पर ना मैंने बच्चों को एक चीज़ बतानी है कि उससे जो मेरा तरीका था बेसिकली कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों ठीक हो सकते हैं। कि अगर आप फेजेस में डिवाइड कर लो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ई-कैट के जो भी एग्ज़ाम आया है आपको जो आ रहे हैं फ़ौरन क्लिक हो रहे हैं उसको सोल्व करो। अगर आपको मैं कहता हूँ अगर 30 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है MCQ उसको सोचने में, आप उसको स्किप करके आगे चले जाओ, पूरा राउंड कंप्लीट कर लो, ताकि आपके जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप जल्दी से करते जाओ, ताकि अगर जो रह गया जिस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है उसकी वजह से आप पिछले वाले जो कि आपको बाद वाले आते हों वो भी आपके रह जाएँ। तो आप फेजेस में डिवाइड करो, एक फेज़ कंप्लीट करो, फिर सेकंड फेज़ के अंदर जो थोड़े से मीडियम टाइप के हैं जो कि जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के अंदर, उसको करो, वो भी एक फेज़ गुजारो। एंड पर वो करो जो कि बिल्कुल अब आपको पता है यार ये मुझे नहीं आते हैं, अब या तो मुझे इसका कोई तुक्का लगाना पड़ेगा या तो मुझे इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह आई थिंक के टाइम भी बचता है और आपको वो टाइम प्रेशर जो होता है, स्ट्रेस जो आपके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी इससे बचा जा सकता है। ठीक पॉइंट है ना ये वाला मेरा? हाँ, ये ऑन द एग्ज़ाम डे बेसिकली स्ट्रेटजीज बिफोर द एग्ज़ाम डे और ऑन दैट एग्ज़ाम डे डिफरेंट होती है। तो ऑन द एग्ज़ाम डे सेम मेरा भी यही सीन था कि लाइक स्किप करते जाएँ, आपको जो लाइक आपने टाइम लिमिट बता दिया ना 30 सेकंड्स या 1 मिनट है, आप इसमें देखिए सॉल्व हो रहा है, ओके, नहीं हो रहा स्किप कर दें, उस टाइम तुक्का ना माने,
जहाँ पर बच्चे तुक्का मारने पे आते हैं ना, उस टाइम वी आर डन, दे आर डन। ई कैट में तुक्के से कम कोशिश। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली, तुक्का अगर गलत हो गया बस फिर। हाँ, नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है तो वो बहुत इश्यूज बन जाते हैं अक्सर। हाँ, आप ये कोशिश ना करें कि मैंने 100 MCQs कंप्लीट करने हैं। अब ये कोशिश करें, आपने पहले से ही सोच के जाएं, अच्छा मैं किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट निकाल कर देख लें, उसमें देखिए कितना मेरिट था उसका, देखिए कि मेरे अज्यूम अगर मैं करती हूँ कि मेरे कितने आ सकते हैं बोर्ड में या कितने मुझे चाहिए ई कैट में, उस हिसाब से आप MCQ सॉल्व करें। अक्सर लोग क्या कहते हैं 100 ट्राई करते हैं कि 100 सॉल्व कर लें, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका अच्छा खासा जो बनना पे होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना वो सारे 100 MCQs कंप्लीट करके आए थे और उनके मार्क्स 92 आए हुए थे, 92 102। और मुझे पता है, मैं एग्ज़ाम डे से पहले मैं उस दिन सुबह के टाइम मैंने कुछ रिवीजन नहीं की, मैं बैठा, मैं पेपर लिया और मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट हो गया कि मुझे कितने MCQs करके आने, उसमें से इतने मेरे करेक्ट हो जाएंगे तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि भी आपने पॉइंट बताया कि आपको कैलकुलेट होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए कितने, ना कि आप 100 के पीछे भागो, आप उतने सही कर दो जितने कि आपको रिक्वायर्ड है आपके एंट्री मतलब एडमिशन के लिए, और आपको जितने रिक्वायर्ड है मेरिट लिस्ट आप देख लो उसके मुताबिक, यानी कि पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, उतने करो जितने आपको आते हैं ठीक हो और आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो। यस, ठीक है। मैं खुद को जब क्या कहते हैं देख रही थी फ्रेंड्स के, तो 100 किए हुए मैं थी, आई थिंक मैंने 80 किए थे, 75 परफेक्ट वाले, और उसके बाद मैंने 5-6 पे तुक्का मारा था कि मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन बस 82 पे आई थिंक आई वाज डन एंड मैंने मारा। मेरा तो ये है कि मेरे बताया ना, मेरे जो भाई हैं ही वाज आल्सो ग्रेजुएट ऑफ यूटी, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें तो ग्रेजुएट हुए हुए, तो उन्हें बताना पड़ता है कि लाइक कैसा हुआ है। दे लाइक फैमिली सबसे ज़्यादा क्यूरियस होती है, मेरे लाइक लोगों की फ्रेंड्स ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मेरे जो थे ना फैमिली, मेरे भाई को बहुत शौक था कि क्या करके आई हो, क्या हुआ है। तो मैं बाहर निकली हूँ तो मेरे फ्रेंड्स वर थे एंड दे वर लाइक कि लाइक हम तो 100 MCQs करके आए हैं, और उन्होंने नहीं कर रहे थे 100 MCQs, उतने ही कर रहे थे जितना आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, बट दे वर लाइक नहीं हम कर दिए हैं, देखना। अब उस टाइम मुझे था थोड़ा सा फील हुआ था कि शायद कहीं अगर मैंने क्योंकि सारी बात है कि अब ठीक हो गए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और गलत हुआ तो आपका 1 मार्क ही कटेगा। तो एट दैट पॉइंट की था कि लाइक ये लोग ज़्यादा करनी है, अगर ये ना हो कि इन्होंने ज़्यादा किया है तो उनको मार्क्स ज़्यादा आ जाए और मेरा प्रेशर है। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने जो किया है नो व्हाट आई डिड, और माय फादर वाज आई वाज लाइक दैट्स व्हाट यू डिड, इफ यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट या ओके सही है। लेकिन मेरे भाई भी वही थे कि सर ये थी थोड़ा और मार ये थी 190 से चली जाती, मैंने कहा नहीं सही है। मैं जब अपने एग्ज़ाम दे के बाहर आया ना, अब मैंने आपको सच बताऊं, मैंने सिर्फ 76 MCQs अटैम्प्ट किए थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कैलकुलेट कर गया था कि मुझे एग्जैक्टली कितने चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी तैयारी पर बिलीव था कि मैं मतलब कर सकता हूँ सारी, लेकिन मैंने क्या जितने मुझे चाहिए मार्क्स मैं सिर्फ उतने करके आऊँगा ताकि नेगेटिव मार्किंग से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच सकूँ। तो जब मैं बाहर आया मैंने दोस्तों से पूछा, एक ने किया था कि मैं 92 करके आऊँ, एक कहता मैंने 90 प्लस किया। अब जब 3-4 दोस्तों ने बोला ना कि हम तो ज़्यादा करके आए, मेरे दिमाग में वो टेंशन स्टार्ट हो गई। हालांकि पहले मैं कॉन्फिडेंट था, मेरा फिर कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसके बाद फिर सारे जो थे वो परेशान हो गए, और मुझे अपने मार्क्स के मतलब पता था कि यार मेरे इतने आ जाएंगे, और एग्जैक्टली मैं कहूँगा सिर्फ 2-3 नंबर कम थे मेरे, और जितने मैंने सोचे थे ना कि मुझे इतने ही चाहिए और इतने आएंगे, वो उतने ही मार्क्स आए, और उन सब से तो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मेरी सारी चीज़ें कवर होगी। अब हम यूईटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना ड्रीम होता है यूईटी जाने का। अच्छा, अब मैंने यूईटी जाने की ना वजह, वो तो एक बहुत लंबी कहानी है ना कि मैं यूईटी, हालांकि मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उन्होंने मुझे कॉल की बाकायदा 2 वीक्स तक वो कॉल करते रहे। मैं कहता अच्छा ठीक है, पहले मैं PU का इंतज़ार करूँगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया, ठीक है। मतलब एंड पर आकर उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि मैंने प्रोस्पेक्टस वगैरह हर चीज़ कंप्लीट कर ली थी, सिर्फ एडमिशन मेरा फॉर्म फिल करने वाला रह गया था। सॉरी, वो भी शायद हो गया था फीस वाले टाइम पे। मैंने कहा मैं PU का इंतज़ार करता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरी ड्रीम था कि यार मैंने PU CIT जाना है। लेकिन उसके बाद फिर अब आकर होता है कि यार कि यूटी चले जाते ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि PU में एडमिशन नहीं हो पाया ओपन मेरिट की वजह से। लगता है कि ना आई थिंक आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, आपको लाइक लगता है कि जब आप पहुंच जाते हैं, पहले ये होता है कि हाँ यार इसमें चले जाए, उसके बाद जब आप पहुंच जाते हैं ना तो आपको फील होता है कि नहीं यार उसमें चले जाते तो हो सकता है अच्छा हो जाता। मेरे फ्रेंड्स थे, उन्हें बहुत शौक था PUCIT का, लेकिन मेरा था कि लाइक मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि एजुकेशन कैसा है, मतलब उसका रैंक कैसा है, इट्स गुड देन ओके। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को उम्मीद है कि
इन पर्सन जो यूईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, आपको उससे समझ आइए कि किस तरीके से ई-कैट को क्रैक किया जाता है, क्या आपके टैक्टिक्स होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आपको ई-कैट को क्रैक करने में हेल्प करेंगे और यूईटी के अंदर भी आपको सर्वाइव करने के लिए या वहाँ पर रहने के लिए जो है वो हेल्प करेंगे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।